ठीक है, तो आई एम Okay, शेयरिंग ma'am. यू द पीपीटी of cell chapter. We will be describing after the eukaryotic cells. eukaryotic cell की organelle के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो eukaryotic cell की organelles के बारे में पढ़ते हैं. I am sharing you the document. रहोगी बावली ऐसा। So this is the cell, the unit of life, and अरे we पीछे will be करा दो, discussing रहने दो the तुम, PPT सुधर जाओ। from eukaryotic cell. मास्क ढूंढ रहे थे, आज eukaryotic देखेंगे cell से कैसा हम मास्क PPT खरीदा। डिस्क्राइब करना शुरू करेंगे. बनवाया आ गया, कैसे नाम कैसे लिख रहा उस पर? हाँ, क्या लिख रहा? ड्रेस यूनिफॉर्म कहा गया ऑफिस के। What is in the cell? What are the cells? Eukaryotic cell division. These are the things. मैम आपने ये वाला चैप्टर स्टार्ट कर But दिया? once this is a new chapter. Cell cycle and cell division is the new chapter. Because हम लोग सेल वाले चैप्टर को वैसे क्या कर चुके थे, फिनिश कर चुके थे. So let Yes, me ma'am. pause this for some time. I want to complete that the previous PPT which I was sharing. This is another one. Let me search that. It is on my email. नया चैप्टर शुरू कर दिया हमने कहा। मैम ये तो नया चैप्टर है, वो खत्म थोड़ी हुआ अभी। Are you able to listen to me, everyone? मेरी आवाज आ रही है सबको? मैम आ रही है आपकी आवाज. Can you see cell chapter here? This is cell, I think. So this PPT I was talking about, ये हमने यूकैरियोटिक सेल तक समझ लिया था. माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये हमने समझ लिए थे. तो आज हम इसी से ही आगे समझते हैं. It is taking time, some time in the opening.
So you are able to see this. We have completed the cell chapter till endoplasmic reticulum and mitochondria we have discussed. This whole PPT is there on your, I think, group. I have shared it. And mesosome, prokaryotic, eukaryotic, these structures. Okay, eukaryotic cell, and we have discussed these things. So we will be discussing from the cell organelle, that is ribosomes, because endomembrane system we have discussed. ठीक है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हमारा लास्ट जो टॉपिक इस पीपीटी से हुआ था, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, दीज वी हैव डन. उसके आगे से हम देखते हैं इसमें और क्या क्या स्लाइड हैं. Endomembrane system में is a system which is composed of your all these four things comes, like endoplasmic reticulum, vacuoles. Endomembrane system में क्या आता है बेटा? It is consisting of the endoplasmic reticulum, both rough and smooth type. So you can see in the picture endomembrane system nucleus के बाहर just present हो रहा है. न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन जो है वही ईआर बना रही है, रफ ईआर जिसे बोल रहे हैं, फिर वही स्मूथ ईआर बना रही है. रफ और स्मूथ में क्या फर्क है? रफ पे राइबोसोम्स लगे हुए हैं, स्मूथ में कोई राइबोसोम्स नहीं है. ठीक है. देन उसके बाद अगर हम आगे आते हैं तो वी विल बी लुकिंग एट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में गोल्जी आ जाती है. गोल्जी के अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, सिस्टर्नेज होते हैं, बैग्स होते हैं सिस्टर्ने के, एंड इनकमिंग एंड आउटगोइंग वेसिकल्स होते हैं, सिक्रेटरी वेसिकल्स होते हैं. लाइसोसोम्स मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के बने हुए होते हैं, जिसमें कुछ भी जाता है वो डाइजेस्ट हो जाता है. यू कैन सी हियर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट एंजाइम. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम वैक्यूल्स भी रखते हैं अपने अंदर. वैक्यूल इज बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड क्लोरोप्लास्ट. वैक्यूल्स का काम है फूड को स्टोर करना, कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं उसको स्टोर करना. माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम हमने बनाया भी था. पावर हाउस होती है, अलग अलग सेल में अलग नंबर में होती है. इंटरनल स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, डीएनए, राइबोसोम, मैट्रिक्स, F0 F1 पार्टिकल. ठीक है. फंक्शन होता है एटीपी बनाना, रेस्पिरेशन करके. प्लास्टिड्स अलग अलग तरीके के हैं. अगर वो स्टार्च स्टोर करने वाले हैं तो कलरलेस होंगे, और अगर वो ग्रीन पिगमेंट स्टोर कर रहे हैं तो दे विल बी क्लोरोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट में रेड पिगमेंट दिखा रखा है, क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट दिखा रखा है. ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस. आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? Yes, ma'am. Are you able to listen to me, students? Are you able to listen to me? Yes, ma'am. ओके. यस. प्लास्टिड, यहाँ क्लोरोप्लास्ट आप देख सकते हो, बहुत सारे ग्रीन कलर के क्लोरोप्लास्ट हैं इन सेल्स में, और ये सेल्स मीजोफिल सेल्स हैं जो फुल होते हैं. पर मीजोफिल 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट होते हैं. लीफ टिश्यू है ये, दिस इज लीफ टिश्यू. क्लोरोप्लास्ट है तो उसका एक क्लोरोप्लास्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर देखोगे तो बैग जैसे स्ट्रक्चर है, ग्राना जिसे बोला है, एक के ऊपर कॉइल होके ग्राना बन गया. थैलाकॉइड्स का स्टैक ग्राना होता है, ये हमने पढ़ लिया. देन उसके बाद जॉर्ज पैलेडे ने राइबोसोम्स को डिस्कवर किया था, वो भी हमने पढ़ा कि दे आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड और ग्रैनुलर स्ट्रक्चर. दानों की तरह लगते हैं, तो आपको देख रहे हो इसके मेम्ब्रेन में बिल्कुल स्मॉल स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर्स की तरह है राइबोसोम्स. मेम्ब्रेन पे अगर लगे हुए होंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे तो वो रफ ईआर हो जाएगी, और अगर साइटोप्लाज्म में होंगे तो इट विल बी फ्री राइबोसोम्स इन द साइटोप्लाज्म. इसका स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करी तो 60S एंड 40S होगा, तो वो यूकैरियोटिक 80S राइबोसोम बनाएगा. और प्रोकैरियोटिक की बात करेंगे तो 70S होगा, 30-50 का. देन सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सीलिया, फ्लैजेला, इसकी बात करी थी हमने. स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं सीलिया, और लंबे स्ट्रक्चर्स अगर हैं जिससे मूवमेंट हो सकता है सेल, तो वो फ्लैजेला. सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकलते हुए आएंगे, तो आप देख रहे हो बेसल बॉडी भी देख रहे हो आप, बिल्कुल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है. सबसे पहले बेसल बॉडी ही है इसमें, और बेसल बॉडी से ही फिर कुछ ऐसा बाहर की तरफ स्ट्रक्चर निकला है जिसने क्या बनाया है? फ्लैजिला. बेसल बॉडी कोर है,
जहां से ओरिजिनेट हो रहा है, इमर्ज होता है फ्लैजिला जहां से। कैन यू सी इन द पिक्चर? Yes, ma'am. Is it visible, Yes, beta? ma'am. You can see Yes, axonomy ma'am. is shown, in internal structure is shown. How the I was telling you कि ये आपस में cylindrical form में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, फ्लैजिला लॉन्गर है और अंदर का स्ट्रक्चर भी यहाँ पर दिया हुआ है। सेंट्रल शीथ है रेड कलर की, उसके अंदर 2 इंटरनल डबलेट है और एक्सटर्नल पेरिफेरल डबलेट है। इसमें एक कंप्लीट एक हाफ है और इंटर डबलेट ब्रिज भी है ग्रीन कलर का। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, रेडियल स्पोक्स, ये सब यहाँ पर हैं। 9+2 अरेंजमेंट कहते हैं बिकॉज 9 आर पेरिफेरल एंड 2 आर इंटरनल। दिस इज एक्सोनोमी ऑल्सो। Cilia and flagella. Central tubules are connected by bridges enclosed by central sheath. ये सब प्रोटीन्स की बनी हुई होती हैं। पेरिफेरल डबलेट बाय रेडियल स्पोक 10 और 9 रेडियल स्पोक, क्योंकि पेरिफेरल डबलेट भी 9 है तो रेडियल स्पोक भी कितनी होंगी? 9। अब हम इसके बाद आते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। ठीक है, सेल ऑर्गेनेलीज पे अगर हम आए, सेंट्रोसोम सेंट्रियोल्स पे अगर हम आए तो उसके अंदर सेंट्रोसोम का डेफिनेशन लिखा है, इट्स एन ऑर्गेनेली कंटेनिंग 2 नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेंट्रियोल। एक सेंट्रोसोम में 2 नॉन मेम्ब्रेन बाउंड और परपेंडिकुलर एक दूसरे के रखे हुए सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें सेंट्रियोल्स कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हो न्यूक्लियस के जस्ट बाहर पर्पल कलर का न्यूक्लियस है, उसके जस्ट बाहर यहाँ पर पिंक कलर के 2 स्ट्रक्चर्स रखे हुए हैं 90 डिग्री पे एक दूसरे के, और उन्हें उस पूरे एरिया को जहां पर ये 90 डिग्री पे सेंट्रियोल रखे हैं उस पूरे एरिया को सेंट्रोसोम कहते हैं। उस एरिया की कोई अलग से मेम्ब्रेन नहीं होती है, उसमें जस्ट 2 सेंट्रियोल रखे होते हैं और उस एरिया को सेंट्रोसोम कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देख रहे हो पिंकिश कलर का है, पिंकिश कलर का लिक्विड सा बाहर पेरी सेंट्रियोल मटेरियल, उसके अंदर 2 सेंट्रियोल 90 डिग्री पे और माइक्रोट्यूब्यूल्स उसमें से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आर यू एबल टू रिकॉग्नाइज दिस थिंग? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग। आर यू एबल टू सी इट? Yes, ma'am. एंड दीज 2 आर सेंट्रियोल्स, ये 90 डिग्री पे हैं, ये 90 डिग्री होता है, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर जस्ट 90 डिग्री पे रखे हुए हैं, ऐसे होते हैं ये ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पे 2 सेंट्रियोल्स आपस में 90 डिग्री पे बाइंड हो, उसे सेंट्रोसोम कहते हैं। और ये लिक्विड होता है तरफ जिसे सेकंड लाइन में दिया हुआ है पेरीसेंट्रियोला मटेरियल कहते हैं। सेंट्रियोला perpendicular to each other and they are made up of 9 evenly spaced peripheral fibril of tubulin। इसका क्या डायग्राम बोला था हमने? कार्ट व्हील डायग्राम बोला था इसका। इसमें सेंटर में कुछ नहीं होता, देयर इज नथिंग इन सेंटर, जो सेंटर में बस एक प्रोटीन का हब होता है। ठीक है, और पेरिफेरल ट्यूब्यूली होते हैं बस इसमें, वो भी ट्रिपलेट। कितने हैं? हाउ मेनी यू कैन सी? ट्रिपल में लगे हुए हैं। कैन यू सी इट? इट इज ट्रिपलेट। ठीक है, पेरिफेरल फाइब्रिलिस ट्रिपलेट, द एडजेसेंट ट्रिपलेट आर आल्सो लिंक्ड। सारे ट्रिपलेट आपस में जुड़े हुए हैं। सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। Central part of the centriole is the proteinaceous and called the hub, which is connected with the tubule of the peripheral triplet by radial spokes made of proteins. Centriole from the basal part of the cilia, the flagella and the spindle fibers that are gave rise to the spindle apparatus during the cell division in animal cells. ठीक है, तो यहाँ पर सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल पूरा दिखा रखा है। ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो किसको ओरिजिनेट करते हैं? दे गिव राइज टू स्पिंडल एपरेटस। जब सेल डिवीजन होता है तो स्पिंडल एपरेटस जो क्रोमोसोम को अटैच करने वाले फाइबर्स हैं वो इन्हीं में से निकलते हैं, स्पिंडल फाइबर्स सेंट्रियोल्स में से। इज इट क्लियर? न्यूक्लियस की अगर हम बात करें, न्यूक्लियस को अगर हम दोबारा रिवाइज करें, कल हमने इसे ऑफलाइन में पढ़ा भी है। So if we revise it, what is there? Nucleus was first described by Robert Brown. The material of the nucleus stained by the basic dye was given the name chromatin by Fleming. ठीक है, तो न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, और जो अगर हम इसे कलर करते हैं तो जो डाई ये लेता है न्यूक्लियस वो बेसिक डाई से करना पड़ता है, क्योंकि न्यूक्लियस खुद
जो इसके अंदर डीएनए है वो एसिडिक नेचर का होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। एसिडिक नेचर के डीएनए को कलर करने के लिए वांट बेसिक डाई। बेसिक डाई ले लेते हैं, उससे वो स्टेन होता है, तो क्रोमेटिन में कौन सा कलर आता है? इट विल स्टेन बाय डार्क कलर, फाइबर जैसा हमें दिखता है न्यूक्लियस के अंदर, वैसा ही उसको फ्लेमिंग ने भी देखा था। फ्लेमिंग एक अनदर साइंटिस्ट थे जिन्होंने डाई करके, बेसिक डाई करके न्यूक्लियस में एक धागे को देखा जिसका नाम रखा क्रोमेटिन। ठीक है, न्यूक्लियस को तो डिस्क्राइब किया रॉबर्ट ब्राउन ने, बट क्रोमेटिन को भी डिस्क्राइब किया था डाई करने के बाद फ्लेमिंग ने। क्रोमेटिन को अलग साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया, फ्लेमिंग ने। नॉर्मली अ सेल हैज वन न्यूक्लियस, ये कल हम बात कर रहे थे। किसी में ज्यादा भी होते हैं और किसी में बिल्कुल ही नहीं होते। तो किसी में वन न्यूक्लियस, किसी में मोर देन वन, एंड किसी में लैक न्यूक्लियस, जैसे आरबीसी और सीव ट्यूब की बात करी थी। ठीक है, वन न्यूक्लियस, मोर देन वन किसी किसी सेल में, और किसी में लैक न्यूक्लियस, नो न्यूक्लियस। लाइक आरबीसी एंड सीव ट्यूब में कोई न्यूक्लियस नहीं है। इज इट क्लियर? यहाँ पर न्यूक्लियस का डायग्राम भी देख सकते हैं एकदम से। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, बीच बीच में पोर्स हैं, जैसे मैंने बोला था न्यूक्लियर पोर थे मेम्ब्रेन पे, तो पोर्स हैं। इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, दो मेम्ब्रेन हो गई। न्यूक्लियर लैमेला हो गया। ठीक है, न्यूक्लियर लैमेला क्या होता है? स्केलेटन जैसा स्ट्रक्चर न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन को भी चाहिए जो न्यूक्लियस की शेप बना के रखे। तो अंदर फाइबर्स का एक नेटवर्क भी होता है जो न्यूक्लियस की शेप बना के रखता है, उसको न्यूक्लियर लैमिना कहते हैं। एज सच दिया नहीं हुआ एनसीईआरटी में, पर आप याद रख सकते हो कि लैमिना इज द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क फॉर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ताकि अपनी शेप में रहे, राउंड रहे, स्फेरिकल रहे। उसके अंदर डीएनए होता है, उसके अंदर क्रोमेटिन होता है, न्यूक्लियोलस जैसा स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस, डार्कली स्टेन्ड। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Am I clear to you? Am I audible, everyone? सुनाई दे Yes, रहा ma'am. है तुमको? अब आगे हम आ गए हैं Yes, कि ma'am. इंटरफेस मतलब जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता, सेल रेस्ट में होता है, उस समय पे न्यूक्लियर एनवलप के अंदर न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता है, क्रोमेटिन होते हैं, न्यूक्लियोलस होता है। मतलब ये लूज थ्रेड, न्यूक्लियोलस तो एक डार्क रीजन है, यहाँ पे दिखा रखा है सबसे सेंटर में डार्क रीजन, पर जो लूज थ्रेड ऐसे ऐसे घूम रहा है सब जगह, वो क्या है? वो क्रोमेटिन है। ये इंटरफेस का सेल है। इंटरफेस के सेल कुछ इस तरह के दिखते हैं जिसमें लूज तरह से ये थ्रेड पड़ा रहता है, न्यूक्लियस के अंदर लूज करके ये थ्रेड ऐसे सब जगह फैला रहता है, क्रोमेटिन। और एक जगह पर न्यूक्लियोलस डार्क रीजन होता है सेंटर में। इज इट क्लियर? Cell organelle in eukaryotic cell nucleus. Nuclear envelope double layer membrane with a space between 10 to 50 nanometer called perinuclear space. ये कल बता दिया था कि दो मेम्ब्रेन के बीच में एक जगह होती है, देख रहे हो आप यहाँ पिंक लाइट पर्पल कलर की है ये जगह, दोनों मेम्ब्रेन के बीच की जगह है, उसी को पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहा है। क्लियर? क्रोमेटिन फाइबर मार्क कर रखे हैं, न्यूक्लियोलस मार्क कर रखा है, न्यूक्लियर एनवलप मार्क कर रखी है, पोर्स दिखा रखे हैं। न्यूक्लियर पोर्स कुछ ऐसे चैनल प्रोटीन की तरह दिखते हैं, और ऊपर से देखें तो ऐसे छेदों की तरह दिखते हैं, छोटे छोटे। ठीक है, ईआर भी दिखा रखी है यहाँ पर। ये कुछ स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का। क्रोमेटिन दोबारा से बताया है, नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स इट कंटेन डीएनए, बेसिक प्रोटीन, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड आरएनए। ये सारे पॉइंट्स हमने लिखे हैं। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन कंडेंस हो जाएंगे क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम बन जाएगा। न्यूक्लियोलस one or more non-membranous spherical bodies. It is continuous with the nucleoplasm. It is a site for ribosomal RNA synthesis. अब न्यूक्लियोलस क्या है कि ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड अंदर ही एक डेंस बॉडी है, डार्क स्टेन लेती है, वो न्यूक्लियोप्लाज्म से पूरी कंटिन्यूअस होती है, और ये ऐसी जगह है जहाँ पर राइबोसोम आरएनए सिंथेसिस होता है, आरआरएनए बनता है। यहाँ न्यूक्लियोलस की बात हो रही है, डार्क रीजन की बात।
क्रोमोसोम की अगर हम देखें तो ह्यूमन क्रोमोसोम क्रोमेटिन के ही कंडेंसेशन से बनता है और ह्यूमन सेल में अप्रोक्सीमेटली तो 2 मीटर लंबा डीएनए का कंटेंट होता है जो डिस्ट्रीब्यूट होता है 46 क्रोमोसोम से बनाए जाते हैं। 23 पेयर क्रोमोसोम इस 2 मीटर के थ्रेड से बनाए जाते हैं। एवरी क्रोमोसोम इज अ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन सेंट्रोमियर। हर क्रोमोसोम के बीच में एक ऐसा गहरा डिप्रेशन होता है। कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब होता है डिप्रेशन, मतलब यहाँ से स्वेल है, यहाँ पे गहरा हो गया, फिर स्वेल है, फिर गहरा हो। तो ये जो नैरो पार्ट है इसे कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं और इसी को सेंट्रोमेरिक रीजन बोलते हैं। आप ऊपर भी देखोगे रेड कलर के क्रोमोसोम दिख रहे हैं, तो एक कंस्ट्रिक्शन इस वाले एक क्रोमोसोम में, दूसरे वाले में दूसरे में भी है कंस्ट्रिक्शन। ये जो बीच में या प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन होता है इसको सेंट्रोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। इज इट क्लियर? इसके ऊपर 2 प्रोटीन्स भी जुड़े हुए होते हैं ग्रीन कलर के जो यहाँ दिख रहे हैं। तो 2 proteins are attached on it that are called kinetochores. Is it clear? I'm not able to listen to you. Nobody is responding. Yes, ma'am. Cell organelles in you chromosomes. कितने क्रोमोसोम, कितने टाइप के क्रोमोसोम होते हैं ये भी हमने कल बुक में देखा था। मैंने आपको बोला था आप इसको डायग्राम बनाओगे होमवर्क में एंड आप इसके बारे में एक लाइन लिखोगे कि पोजीशन, सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पे कि सेंट्रोमियर कहाँ प्रेजेंट है, वेयर इज दिस सेंट्रोमियर प्रेजेंट, उसके पोजीशन की बेसिस पे क्रोमोसोम 4 तरीके के होते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो पहले वाले में बिल्कुल टिप पे आ गया है, तो दिस इज व्हाट टीलोसेंट्रिक। इसको कौन सा क्रोमोसोम बोलेंगे? टीलोसेंट्रिक। क्लियर? एंड ये वाला कौन सा होगा? ये नियर टू एंड पॉइंट जा रहा है पर अभी एंड पॉइंट पे पहुंचा नहीं है, बीच से बस थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया, नियर टू जा रहा है, नियरली जा रहा है। तो एक्रो, एंड दिस इज व्हाट, बस हल्का सा बीच से हटा है, तो दिस इज सब मेटा। सब मेटा, मेटा मतलब क्योंकि मिडल है, तो अगर मिडल से थोड़ा ऊपर उठा है, यहां था इसका मिडल, यहां से थोड़ा ऊपर उठ गया तो इसलिए सब मेटा हो गया, SUB सब, सब मेटा। और दिस इज व्हाट मेटाफेज, दिस इज इन द सेंटर। तो मेटासेंट्रिक, क्या बोलेंगे? मेटासेंट्रिक मतलब सेंट्रोमियर कहाँ है? मिडल में है, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है। क्लियर हो गया? इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. ऋषिका, वैशाली, अक्ष, इज इट क्लियर? 4 तरह के क्रोमोसोम। Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. I want any one of you to read now. मैं तब से बोले जा रही हूँ, अब आप में से कोई पढ़ो। Any one of you read. What are? Ma'am, Yes. ma'am, मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो। Okay, ma'am. Based on the position of centromeres, chromosomes are of 4 types. Number 1, metacentric chromosome. Middle centromere forming 2 equal arms of the chromosome. Second, submetacentric chromosome. Centromere is nearer to one end, forming one shorter arm and one longer arm. Number 3, acrocentric chromosome. Centromere is close to its end, forming one very short and one very long arm. Number 4, telocentric chromosome. Terminal centromere. So it is very clear. मैम इसे एक्सप्लेन भी करना है? ये बहुत क्लियर है, मैंने अभी एक्सप्लेन जो किया था वही है। ये मिडल में होगा तो मेटासेंट्रिक, सेंट्रोमियर नियरर टू वन एंड सबमेटा, एंड सेंट्रोमियर क्लोज टू इट्स एंड एक्रो, एंड टर्मिनल सेंट्रोमियर टीलोसेंट्रिक. What is this microbody? One more we can say organelle which is found in both plant and animal cell, जिसके अंदर डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम होती हैं, पर्टिकुलरली वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो कि
फैट के डाइजेशन में इन्वॉल्व होती हैं। और क्योंकि फैट का डाइजेशन करने के बाद पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बहुत बनती है, H2O2। तो इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को लिटिल टॉक्सिक होती है ये H2O2 कंपाउंड जो होता है, फैट के डाइजेशन में बहुत रिलीज होता है। तो हमारे अंदर मेम्ब्रेन्स हैं, फैट्स हैं, हमारे अंदर फैट्स भी होते हैं। उसको जब उसको जब ब्रेक करते हैं, उसका जब मेटाबॉलिज्म होता है, तो पर्टिकुलरली माइक्रो बॉडीज उसमें इन्वॉल्व होती हैं। माइक्रो बॉडीज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके पास, और अंदर एक क्रिस्टलाइन कोर है, एंड उसके अंदर ही एंजाइम्स होती हैं। These are membrane-bound minute vesicles that contain various enzymes present in both plant and animal cells. And they are actively involved in the, you can write actively involved in the oxidation of fats and oxidation of hydrogen peroxide. हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ऑक्सीडाइज करने के लिए पर्टिकुलरली ये माइक्रोबॉडीज यूज होती हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, peroxide, PEROXIDE। डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, क्या बेसिक डिफरेंस है प्लांट और एनिमल सेल के? सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में, एनिमल में एब्सेंट। प्लांट सेल में प्लास्टिड भी प्रेजेंट होते हैं, एनिमल में प्लास्टिड नहीं होते। प्लांट सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, एनिमल सेल में बहुत छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं जो ज्यादातर गोल्जी बॉडीज के पास पाए जाएंगे। प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं, बट एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स भी होते हैं। सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल जो हमने पढ़ा अभी, 9+2 अरेंजमेंट, 9+0 अरेंजमेंट दैट। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल का कंपैरिजन अगर देखें तो ये कुछ पॉइंट्स हैं उसमें। जनरली स्मॉलर होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक लार्जर होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल की जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोइड में होता है, यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है प्रोकैरियोटिक सेल में, और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली एब्सेंट होती है प्रोकैरियोटिक सेल में, एंड ऑर्गेनेली सारी प्रेजेंट होती हैं यूकैरियोटिक सेल में। एंड प्रोकैरियोटिक सेल सर्कुलर डीएनए होता है, एंड यूकैरियोटिक सेल में लीनियर डीएनए होता है। एंड प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम 70S टाइप के होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स 80S टाइप के होते हैं, एंड 70S जो मिलते हैं वो प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया में मिलते हैं। इज इट क्लियर? Yes, So ma'am. with this we have revised the complete chapter again with online mode as well. तो हमने इसे रिवाइज किया है आज की क्लास में, and we are going to start from tomorrow. We are going to start the new chapter, that is cell cycle and cell division. Is it clear? Okay, ma'am. So you have to read it from your book. अपनी बुक से आप खुद भी पढ़ लोगे एक बार, ठीक है? सेल साइकिल और सेल डिवीजन, और अपना ये लास्ट का जो टॉपिक था क्रोमोसोम के टाइप्स से पूरा करके ले आना, 4 जो क्रोमोसोम के टाइप्स हैं।